हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एंड 26 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस, क्योंकि 25 दिसंबर को हमने क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया है और 25 दिसंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो सबसे पहले हम 25 और 26 दिसंबर को जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं, क्यों हम करते हैं, उनको पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम फर्दर अपने करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 25 ऑफ दिसंबर की। अरे ये क्या है कि 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए एक पुस्तक लॉन्च की गई, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जितने भी आर्टिकल्स, स्पीचेस, जो भी उन्होंने ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल स्पीचेस दी हैं, उन सब का कंपाइलेशन है, जो भी 11 वॉल्यूम में 11 अलग अलग चैप्टर्स और वॉल्यूम के साथ इसको लॉन्च किया गया है। तो 25 दिसंबर का और मदन मोहन मालवीय जी का क्या रिलेशन है? तो जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को होती है, वैसे ही पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी एनिवर्सरी 25 दिसंबर को होती है। तो दोनों बातों को हम साथ में लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड गवर्नेंस डे। इन दोनों दिनों में अगर हम जो आज बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत कब हुई। क्योंकि अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछा गया था कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कब हुई। तो जो इम्पॉर्टेंट डे हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं जो दिन, उनकी इनिशियल डेट क्या है या फर्स्ट एडिशन कब सेलिब्रेट हुआ, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गुड गवर्नेंस डे हम 25 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है सदैव अटल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे 23 ऑफ दिसंबर 2014 में हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों पर्सन को भारत रत्न दिया गया था। तो ये दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 23 दिसंबर 2014 में पंडित मदन मोहन मालवीय एंड अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों पर्सन को, इन दोनों पर्सनालिटी को भारत रत्न दिया गया था। और गुड गवर्नेंस डे की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 में ही तो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट बनी थी और तब से ही इस दिन की शुरुआत की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं गुड गवर्नेंस वीक। तो गुड गवर्नेंस वीक इस साल हमने सेलिब्रेट किया 19 से लेकर 25 ऑफ दिसंबर तक, और ये 3rd एडिशन था। गुड गवर्नेंस वीक की शुरुआत 2021 में हुई थी। अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, तो ये हमारी कंट्री के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और पहली बार जो इनका टर्म था वो केवल 13 डेज का था। सेकेंड टाइम जब आए तो 13 मंथ तक इन्होंने अपने टेन्योर को संभाला, और फिर फाइनली जब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो पूरे 5 इयर्स को कंप्लीट किया था। तो आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, 1999 से 2004 तक अपने 5 सालों को कंप्लीट किया था। वैसे अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय जी, जो कि फाउंडर हैं, वन ऑफ द फाउंडर हैं BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, इनका जन्म भी 25 दिसंबर को होता है 1861 में। ठीक है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिंदी और इंग्लिश में जो भी कंपाइलेशन या स्पीचेस, आर्टिकल रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के, इनका 11 वॉल्यूम की एक सीरीज लॉन्च की है जिसमें 4000 पेजेस हैं। इसके अलावा कुछ अनपब्लिश्ड लेटर, आर्टिकल, स्पीचेस के अलावा आप देखेंगे 1907 में अभ्युदया जो कि एक वीकली हिंदी था, इसको लॉन्च किया था किसने? मदन मोहन मालवीय जी। तो उनके भी कुछ आर्टिकल का कंपाइलेशन इस बुक में शामिल किया गया है। तो आपको ये यहाँ से एक करंट अफेयर्स के साथ एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। तो आज है 26 दिसंबर। 26 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम वीर बाल दिवस। अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। मतलब 2022 में ही इस दिन की कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट हुई थी। अब यहाँ पे क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? तो जो सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे थे, जिनका एक का नाम है
साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जो केवल 7 और 9 साल के ही थे और इन्हें इतनी कम उम्र में औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया था। तो उनके करेज को सम्मानित करते हुए वीर बाल दिवस की घोषणा की गई और 26 दिसंबर को हम इस दिन को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स। जनरल अवेयरनेस हर एक एग्जाम में आता है, आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारा डिटेल में कोर्स विद PYQs, तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके परचम के एप्लीकेशन से भी इस कोर्स को ले सकते हैं। और अगर आप पूजा 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट भी इन कोर्सेज में मिल जाएगा। सिंपल सा है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। सबसे फर्स्ट नंबर है BSE के चेयरमैन। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का पहला एंड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, जिसका फॉर्मेशन 1875 में किया गया था। ठीक है। अभी करेंटली जो चेयरमैन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, वो SS मुंद्रा है और इनका जो टेन्योर है वो 16 जनवरी को खत्म हो रहा है। मतलब 17 जनवरी से BSE के चेयरमैन कोई और रहने वाले हैं। तो कौन है वो पर्सन? तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। ये प्रमोद अग्रवाल जी हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दिया गया है फॉर द नेम ऑफ प्रमोद अग्रवाल। तो प्रमोद अग्रवाल जी नेक्स्ट BSE के चेयरमैन होंगे और इनका टेन्योर 17 जनवरी 2024 से शुरू होगा। तो प्रमोद अग्रवाल जी का नाम याद रखना है। चलिए, अब अगली जो न्यूज़ है उसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने वाली हूँ। उन दोनों पर्सन को आप कहीं पे लिख लो, किसी पेपर में आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP। ठीक है, कौन है वो? एक है सुमित अंतिल और दूसरी है शीतल देवी। ठीक है, सुमित अंतिल, इनका रिलेशन जेवलिन थ्रो से है, आप सभी को पता है, भाला फेंक से संबंधित है, ये पैरा जेवलिन थ्रोअर है। और ये है शीतला देवी जो कि एक आर्चर है, तीरंदाजी से इनका रिलेशन है। दोनों ही पैरा एथलीट हैं। ठीक है, तो इन्हें बेस्ट मेल एंड बेस्ट फीमेल पैरा एथलीट या फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है। फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड बेस्ट मेल कैटेगरी में किसे मिला है? तो सुमित अंतिल को मिला है। सुमित अंतिल किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल का रिलेशन किस गेम से है? तो आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि पहला दिव्यांग स्पोर्ट अवार्ड बेस्ट फीमेल एथलीट किसे दिया गया है? तो शीतल देवी है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं और आर्चर हैं, मतलब तीरंदाजी से इनका रिलेशन है। तो ये दोनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ज़रा और देखेंगे अभी हम, लेकिन कुछ और अवार्ड पहले देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो कि एक स्विमर थे, जिनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। तो मुरलीकांत पेटकर ये एक स्विमर हैं, तैराकी से इनका संबंध है और एक पहले पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट है। 1972 के पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने स्विमिंग कैटेगरी में जो है फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो मुरलीकांत पेटकर का रिलेशन किस गेम से रहा है? तो ये तैराक रहे हैं, स्विमर रहे हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। डन, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द गौरव खन्ना। गौरव खन्ना कौन है? तो पैरा बैडमिंटन कोच हैं। ठीक है, पैरा बैडमिंटन कोच हैं गौरव खन्ना। इन्होंने प्रमोद भगत जैसे कई सारे प्लेयर्स को कोचिंग दी है और इन्हें बेस्ट कोच अवार्ड मिला है। तो गौरव खन्ना को बेस्ट कोच अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब इनकी एक बैडमिंटन एकेडमी है लखनऊ में, तो उस बैडमिंटन एकेडमी को बेस्ट एकेडमी अवार्ड भी मिला है। तो गौरव खन्ना जी की ही एक एकेडमी है लखनऊ में जिसे बेस्ट एकेडमी अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर एक और अवार्ड दिए गए हैं, वो है मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इंडियन ब्लाइंड चेस टीम को मिला है। हमारी जो ब्लाइंड चेस टीम है इंडिया की, उन्होंने ना आपके जो हांगकांग पैरा गेम्स हुए थे, एशियन पैरा गेम्स 4th एडिशन जो हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, इसलिए बेस्ट टीम अवार्ड अगर आप बोलें या मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? इंडियन ब्लाइंड चेस टीम को मिला है। चलिए अब हम वापस आते हैं सुमित अंतिल पे और
शीतल देवी पे। तो सुमित अंतिल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है, पैरा जेवलिन थ्रो कैटेगरी में इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर द बेस्ट थ्रो। इन्होंने 73.29 मीटर का थ्रो किया था जो होंगजोंग गेम हुए थे चाइना में। 2021 में इन्हें खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है और 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है। अगली जो पर्सन है वो इस साल उनको दिया जा रहा है अर्जुन अवार्ड। मैंने आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड बताए थे और कहा था कि 26 लोग हैं, 26 पर्सन है जिनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। उनमें से ही एक है शीतल देवी जो कि आर्चर है। अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए सिलेक्टेड है। इन्हें बेस्ट यंग एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी 2023 में दिया जा चुका है और इन्होंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था होंगजोंग चाइना में। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों पर्सन का नाम आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, स्पेशली इनका किसी सेट में डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अगले पर्सन कौन है? प्रमोद शर्मा है। स्टार्टिंग में प्रमोद अग्रवाल जी के बारे में बात की थी, अभी शर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें बनाया गया है डायरेक्टर वर्क ऑफ NHSRCL, मतलब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का फॉर्मेशन 2016 में हुआ था। हमारी कंट्री में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनते हैं उनको बनाना, उनको बिल्ड करना, टाइमली मैनेज करना, ये सारे काम ये करते हैं और एक सब्सिडरी है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, ठीक है। तो इसी बॉडी के जो नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, कौन बनाए गए हैं? प्रमोद शर्मा जी बनाए गए हैं, ठीक है। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है उदय ए कौले। इन्हें चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड का, ये वो पर्सन है। इसके अलावा एक रीअपॉइंटमेंट हुई है बाय द RBI। ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रीअपॉइंट किए गए हैं संदीप बत्रा, ठीक है। चलिए अब अगली जो पर्सन है उनके बारे में बात करते हैं। ये है अनमोल और अनमोल जी खेलती हैं बैडमिंटन, ठीक है। अनमोल खरब, इन्होंने विमेन सिंगल टाइटल नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीता है। तो पहला क्वेश्चन, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी? असम के गुवाहाटी में हो रही थी। तो विमेन सिंगल का टाइटल अनमोल ने जीता है, वही मेन सिंगल का टाइटल जीता है चिराग सेन ने, ठीक है। तो इन दोनों का नाम भी हमने देख लिया। चलिए, तो ये हमारे कुछ पर्सन थे जो न्यूज़ में थे। अब हम कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला एक प्रोजेक्ट है विच इज़ अ प्रोजेक्ट प्रयास। तो क्या बन सकता है कि प्रोजेक्ट प्रयास किसका इनिशिएटिव है, किस सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है। प्रयास का फुल फॉर्म क्या है और इसमें हमारी कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकते हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। सबसे पहली बात, प्रोजेक्ट प्रयास की शुरुआत की है IOM ने। IOM मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ने शुरुआत की है प्रोजेक्ट प्रयास की, जिसको सपोर्ट कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मतलब हमारा जो विदेशी मामलों का मंत्रालय है वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। प्रयास का फुल फॉर्म देखेंगे, प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। हमारे देश में कई सारे स्टूडेंट विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्किल्ड वर्कर्स भी जाते हैं रोजगार करने के लिए। तो उनका ऑर्डरली उनको पूरा सिक्योर रखा जाए, प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, प्रॉपर उनका डेटा हो, उनको कोई भी परेशानियां ना हो। तो इंडिया के ऐसे यूथ और प्रोफेशनल जो वर्कर है, जो माइग्रेट होते हैं, उनके लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट प्रयास, IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो आपको पता होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होनी है कहाँ पर होनी है? दाओस में होनी है, स्विट्जरलैंड में, 14 से लेकर 20 जनवरी के बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मीटिंग में मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है उसमें फर्स्ट टाइम यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपना पवेलियन लगा रहा है, ठीक है। तो पहली बार प्रदर्शित किया जा रहा है यूपी का पवेलियन, एक तरीके से दुकान, एक तरीके से एक कह सकते हैं एक टेंट लगाया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या काम किए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में क्या काम किए हैं, उत्तर प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर कैसा है, और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली पवेलियन लगाया जा रहा है। और यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो यूपी के हैं वो भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट
बात करते हैं अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 1971 में इस बॉडी का फॉर्मेशन जेनेवा में हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है। ठीक है, मैं बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। आपने आई थिंक देखा होगा इंडेक्स के बारे में, जिसमें मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स को कवर किया है, जहां पर मैंने इन इंडेक्स को भी कवर किया है। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है संस्कृति उत्सव। तो संस्कृति उत्सव को ऑर्गेनाइज कर रहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। 1 मंथ का ये फेस्टिवल है, 25 दिसंबर से शुरुआत हो गई है और 26 जनवरी तक चलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कल्चर को, फोक आर्ट को, हेरिटेज को प्रेजेंट किया जाएगा। कई सारे कंपटीशन होंगे, सिंगिंग कंपटीशन है, इसके अलावा डांसिंग कंपटीशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली थीम के बारे में। तो संस्कृति उत्सव की थीम है उत्तर प्रदेश फेस्टिवल, आर कल्चर आर आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, स्टैटिक पॉइंट है अबाउट द यूपी। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कौन रहे हैं? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, तो भारत की भी और उत्तर प्रदेश राज्य की भी पहली वीमेन मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं? तो सुचिता कृपलानी रही हैं। वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, पहली वीमेन गवर्नर हमारे स्टेट की, उत्तर प्रदेश स्टेट की और हमारी कंट्री की भी सरोजनी नायडू रही हैं। तो दोनों फर्स्ट फीमेल हमारी कंट्री की पहली मुख्यमंत्री और हमारी कंट्री की पहली गवर्नर, राज्यपाल, दोनों उत्तर प्रदेश की गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी है कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान में जब नई गवर्नमेंट बनी है तो ऑब्वियस सी बात है एक मीटिंग हुई होगी और मीटिंग में कुछ फैसले लिए होंगे। तो कुछ फैसले लिए गए हैं, हम देख लेते हैं। पहला फैसला लिया गया है कि जो केजी से लेकर पीजी तक, मतलब प्ले स्कूल से एक तरीके से और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो एजुकेशन दी जाती है फीमेल को, गर्ल चाइल्ड को, वो फ्री रहेगी। फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर गर्ल्स फ्रॉम केजी टू पीजी इन राजस्थान, ये अनाउंसमेंट किया है। इसके अलावा अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले 5 ईयर्स में 2.5 लाख यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की जाएगी। ठीक है, देखते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है कि जो पुअर फैमिली है और उनको जो गैस सिलेंडर होता है वो 450 रुपीज़ में दिया जाएगा और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ओके, इसके अलावा जो पीएम किसान सम्मान निधि होती है उसकी भी धनराशि, उनका जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको बढ़ा के 12,000 पर ईयर कर दिया है, जो कि 6,000 रुपये हर साल दिया जाता है, उसको 12,000 कर दिया है। ठीक है, चलो। इसके अलावा बोला है कि हम 800 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे राजस्थान में। राजस्थान के जो हेरिटेज साइट्स हैं और हेरिटेज जो सेंटर हैं उनको तैयार करने, उन एरियाज को डेवलप करने। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है वीमेन पुलिस स्टेशन एंड वीमेन डेस्क जो है हर एक स्टेशन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी और इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड भी तैयार की जाएगी हर एक सिटी में राजस्थान में। ठीक है, और इसके अलावा जो अभी पेपर लीक केस हुआ था उसके लिए तो सेपरेट एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ ही है। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी हैं और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एक दिव्या कुमारी हैं और प्रेमचंद बैरवा हैं। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट बातें आपको डिस्कस कर दी। नेक्स्ट बात करते हैं, आईबीएम और नासा दोनों ने मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल तैयार किया है जिसका नाम है बेटसोनिक्स एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे ऑपरेट होगा एंड इस टूल को जॉइंटली बिल्ड किया है आईबीएम और नासा ने मिलके। बेसिकली इसमें क्या होगा, यूज़र जो है वो हमारे अर्थ से स्पेस को मॉनिटर कर सकेंगे, हमारे अर्थ मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उनको देख सकेंगे और फ्यूचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट किया जा सकेगा इस एआई मॉडल से। सिंपल होगा यूज़ करने में। इसके अलावा अगर यूज़र किसी लोकेशन को सिलेक्ट करता है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन में फ्लड का लेवल क्या है, पानी का लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है, क्लाइमेट क्या है, इसके अलावा फॉरेस्टेशन क्या है, वो सारे रिलेवेंट फैक्टर आप उस लोकेशन के देख सकते हो। नासा ने डेटा सेट तैयार किया और आईबीएम ने जो है वो फाउंडेशन मॉडल इंटरसेप्ट किया, मतलब फाउंडेशन मॉडल तैयार किया है। अब ये जो स्लाइड है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको नासा के कुछ इम्पॉर्टेंट
मिशन जो रिसेंटली या तो लॉन्च हुए हैं या आने वाले समय में लॉन्च किए जाने हैं। सबसे पहले है आर्टेमिस मिशन। ये जो मिशन है इसमें नासा जो है वो कुछ ह्यूमंस को भेजेगा, कहाँ पे, चंद्रमा पे, मून पे, बाय 2024। ठीक है, एक महिला और एक पुरुष। नेक्स्ट है साइके मिशन। तो साइके मिशन क्या करेगा, जो हमारा साइके एस्टेरॉइड है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, उसके लिए भेजा गया है इसको स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट की मदद से। 13 अक्टूबर को ही इसको कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। चलो ठीक है। नेक्स्ट है दा विंची मिशन। एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए, वीनस के एनवायरनमेंट की स्टडी करने के लिए इसे भेजा जाएगा 2029 में। वीनस के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करेगा और जून 2031 में ये वीनस की सरफेस पे पहुंचेगा। चलो ठीक। चलिए अगली बात करते हैं हम एक बैक्टीरिया के बारे में। ये जो दिख रहा है ना, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा है और अभी इसको नया डिस्कवर किया गया है। क्या है वो बैक्टीरिया, आइए हम बात करते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है पेंटोया टैगोरी। ठीक है, तो पेंटोया टैगोरी क्या है, एक बैक्टीरिया की न्यू स्पीसीज है। कोलकाता के विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है उनके रिसर्चर्स के द्वारा, जो वहाँ की ज़मीन है, कहाँ की ज़मीन आप देखेंगे, जो आपकी झरिया कोल माइन है वहाँ पर सॉइल सैंपल में इस नए बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इस बैक्टीरिया का नाम पेंटोई टैगोरी रखा गया है। ये जो प्लांट होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉइल में पाया जाता है, पोटेशियम और इसके अलावा नाइट्रोजन को भी सॉल्युबल बनाता है सॉइल में, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो ये खास बात है इस बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द IONS 2023 के बारे में। तो सबसे पहले ये होता क्या है वो हम जान लेते हैं, फिर मीटिंग तो बाद में देख ही लेंगे। तो सबसे पहले अगली स्लाइड पे बात करेंगे हम इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिज्म। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था इंडियन ओशन में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम रूल्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इनकी हर साल एक मीटिंग होती है। पहली जो मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी। तो पहली बार चेयरमैनशिप जो थी वो भारत के पास थी 2008 से 2010 तक। 2008 में पहली मीटिंग होती है। क्लियर है। अब इसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया को शामिल किया गया है एज अ ऑब्जर्वर कंट्री और 34 अब मेंबर कंट्रीज यहाँ पे हो सकी हैं, जिसमें 25 मेंबर हैं और 9 ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया आखिरकार ये बॉडी है क्या। अब 2023 की जो मीटिंग हो रही है उसको होस्ट कर रहा है थाईलैंड। तो रॉयल थाई नेवी इस 8वां एडिशन जो IONS का होना है वो बैंकॉक थाईलैंड में होना है और 8वें एडिशन को थाईलैंड होस्ट कर रहा है। अगली जो 9th मीटिंग होगी उसकी प्रेसिडेंसी वापस भारत के पास है और भारत के पास जो प्रेसिडेंसी होगी IONS की वो 2025 से 27 के बीच में होगी। ठीक है, इसमें 27 मेंबर स्टेट के अलावा ऑब्जर्वर स्टेट शामिल होने वाले और भारत की तरफ से अटेंड करने वाले हैं नेवल चीफ और कुछ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जाने वाले हैं एडमिरल R हरि कुमार के साथ। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में जो रिसेंटली न्यूज़ में थी और इसको पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक ने, जिसका नाम है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक करता है और इसको इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 50th एडिशन है, 1973 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है। बेसिकली ये रिपोर्ट बताती है, पब्लिश करती है एक स्टैटिक, एक एनालिसिस, एक डेटा। किसका डेटा, 122 जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनका डेटा पब्लिश किया जाता है। बेसिकली एक सोर्स ऑफ बोरोइंग क्या है और आपका क्रेडिटर कौन सा है, आपने किस पर्पज से कितना लोन लिया, तो पूरा एक एनालिसिस प्रिपेयर करके आपको इस रिपोर्ट में दिया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो मेजर इश्यूज फेस कर रही है और उन्होंने काफी ज्यादा डेट लेके रखा है, बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा है, उधारी लेके रखी है। और 2022 में अगर आप देखेंगे कोविड-19 के बाद की अगर कंडीशन बात करें तो 2022 में इन डेवलपिंग कंट्रीज ने लगभग $443 बिलियन स्ट्रगल करते हुए अपना डेट चुकाया है। ठीक है, ये बातें कही गई हैं। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द NESL। अब ये NESL क्या टर्म है, NESL का फुल फॉर्म समझिए। पहले है ये नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL है। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था, एकदम तंग आके मतलब क्योंकि हमारे जो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उन पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया था क्योंकि लोन जो लोग थे उधार ले रहे थे, लोन ले रहे थे, लेकिन लोन चुकाया नहीं जा रहा था, NPA बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और लोन का कोई प्रॉपर एक मेंटेनेंस नहीं था, कहीं एक पूरी ऐसी साइट नहीं थी जहाँ पर पूरा का पूरा डेटा हो। तो इस लोन से निपटारे के लिए बेसिकली एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, तो उसके लिए ही इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को
इशू किया गया था। इस प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या होता है, जो आप उधार लेता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो उधार देता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपका लोन स्टिल एक्टिव है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे दूसरे बैंक को भी पता चले कि भाई ये व्यक्ति तो डिफॉल्टर है, इसको लोन नहीं देने का है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे होती है। तो कई सारे बैंक्स, कई सारे NBFCs इस NESL के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जुड़ गया है RBL बैंक, और RBL बैंक ने भी इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ऑन NESL प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली जो लोन का आदान प्रदान होता है, ई स्टैंपिंग होती है, और मतलब जो स्टैंपिंग और साइन के लिए फिजिकली अवेलेबल रहना होता है, तो अब ई स्टैंपिंग और ई साइन भी यहाँ पर जुड़ जाएगी RBL बैंक के साथ, क्योंकि उसने भी ज्वाइन किया है NESL को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये है कि सांस कैंपेन किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा मणिपुर गवर्नमेंट का ये कैंपेन है, ठीक है। निमोनिया से निजात पाने के लिए एक सक्सेसफुल अवेयरनेस कैंपेन है, बेसिकली मणिपुर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। पाट मित्रों एप्लीकेशन फार्मर्स के लिए किसने लॉन्च किया है, तो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI के द्वारा पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है फॉर द फार्मर्स, जिसमें MSP वगैरह के बारे में भी, जूट की MSP के बारे में फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर किस एयरपोर्ट को मिला है बाय द यूनेस्को, तो आंसर हो जाएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में सिचुएटेड है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पेंटोई टेगोरी क्या है, जो रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया, तो एक बैक्टीरिया है, ये सॉइल में पाया जाने वाला, मिट्टी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली किस मिनिस्ट्री के द्वारा भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।